सो हियर इज़ व्हाट वी डिड लास्ट टाइम हमने कहा था कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का, जिनको आप कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। और हमने ये कहा था कि उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला होगा। दरअसल जो हमारे पास किसी भी पॉइंट पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला था वो ये वाला था। और फिर हमने कहा था कि अगर हम पॉइंट पार्टिकल्स को मिलाकर एक कंटिन्यूस या एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि उन पॉइंट मैसेज को बहुत छोटा करना होगा, यानी उनके ऊपर लिमिट लगानी होगी कि उनका जो साइज़ है वो ज़ीरो को अप्रोच करता है, ये जो मैस है वो ज़ीरो को अप्रोच करती है। और ये हमारे पास लिमिट आ गई। और इस लिमिट में हमें कैलकुलस से पता है कि हमारा जो फार्मूला है वो इस इंटीग्रल फार्मूला में बदल जाता है। लेकिन फिर मैंने कहा था कि ये कह देना काफ़ी नहीं है कि ये वाला फार्मूला जो है जब इसके ऊपर ये मैस वाली लिमिट लगाई जाए तो ये इंटीग्रल में बदल जाता है। और मैंने ये कहा था कि वी नीड टू जस्टिफाई दिस। और फिर हमने रॉड की मिसाल ली थी। हमने कहा था कि चले हम रॉड का केस लेते हैं और शो करते हैं कि रॉड के लिए ये वाला फार्मूला जो है अगर वो हमें ऐसे नताइज देता है जो इस वाले फार्मूला से हासिल होने वाले नताइज के बराबर आ जाएं, तो फिर हमारे पास एक बेसिक रीज़न बन जाती है कि ये दोनों फार्मूलाज जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं। यानी जब लिमिटिंग केस में जब मैस जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करे तो वो फार्मूला जो है वो इस इंटीग्रल फार्मूला में बदल जाता है। और फिर इस फार्मूला को यूज़ करते हुए रॉड के लिए इवेंचुअली मैंने ये वाला फार्मूला ड्राइव करवाया था। और इस वाले फार्मूले में जब हमने लिमिट पुट की थी कि n जो है यानी जो टोटल नंबर ऑफ़ पॉइंट पार्टिकल्स हैं, ये जो टोटल नंबर ऑफ़ मैसेज हैं, स्मॉल मैसेज जिनसे मिलके कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट बना होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएं, लेट्स से कि वो इन्फिनिटी को अप्रोच करती हैं, तो ये वाला जो रिज़ल्ट था ये हमारे पास प्रीसाइजली बदल जाता था 1/12 ml²। और हमने ये कहा था कि ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी रॉड का जो एक सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा हो या रोटेट हो रहा हो। तो अगर हमारे पास ये एक रॉड हो और इसको अगर हम रोटेट करवाना चाहें सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द, तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आया था उसका फार्मूला ये था। सो दिस इज़ अ रॉड और ये वो एक्सिस है जिसके गिर्द ये रोटेट कर रहा है। तो इसको हम एक्सिस को थोड़ा सा नीचे भी एक्सटेंड कर देते हैं। तो जब ये इस एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करता है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस रॉड का, जिसकी टोटल मैस जो है वो कैपिटल M है और इसकी जो हमारे पास लंबाई है वो L है। तो इस केस में जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो ये वाला आया था 1/12 ml²। लेकिन ये अभी हमारी कहानी मुकम्मल नहीं हुई थी। मैंने कहा था कि मैंने इन दो फार्मूलाज की इक्विवेलेंसी चेक करनी है, यानी ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। और मैंने जो नतीजा निकाला था वो इस पहले वाले फार्मूला को यूज़ करके ये वाला नतीजा निकाला था। और मैंने कहा था कि मुझे शो ये करना है कि अगर मैं इस फार्मूला को इस्तेमाल करूं और मेरे पास फिर भी यही नतीजा आ जाए यानी 1/12 ml², अगर मेरे पास ये वैल्यू आ जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो फिर मेरे पास एक कम से कम बुनियादी वजह मौजूद होगी कि मैं ये मान सकूं कि ये दोनों फार्मूलाज जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं। तो आज मैं करने ये वाला हूं कि मैं इस फार्मूला को इस्तेमाल करके शो करने जा रहा हूं कि इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाकई ही यही वाला होता है जो हमने लास्ट वीडियो में हासिल किया था। सो दिस इज़ द फर्स्ट टास्क फॉर टुडे कि हम इस फार्मूला को यूज़ करें, हम शो करें कि जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अगर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें इंटीग्रल r² dm, तो ये इक्वल आए 1/12 ml² के। ये हम शो करना चाहते हैं। दिस इज़ द थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर टुडे। तो इसको करने का तरीका ये है, या इनफैक्ट जितने भी आप सॉलिड ऑब्जेक्ट्स देखेंगे जिनमें आप ये इंटीग्रल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, उनका जनरल मेथड ये है कि आप उनको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं
और इस केस में आप सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं उन सारे पैचेस के ऊपर। तो इस सिनेरियो में आपको करना ये होता है कि आप यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट लें इस मैस का जो रॉड की है या इस लंबाई का। तो ये हमारे पास रॉड की इस लंबाई के अलॉन्ग एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट है जिसको हम ये कहते हैं कि इसका जो फासला है इस एक्सिस से वो x है। अब मैं इसको x क्यों कह रहा हूँ, अब ये देखें कि मैं ये फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि ये मेरा x एक्सिस है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरा z एक्सिस है। ठीक है, तो जो रॉड है वो z एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और XY प्लेन में ये घूम रहा है। सही है, तो ये वाली जो लाइन है ये दरअसल एक XY प्लेन है जिसमें मेरा रॉड यूं घूम रहा है, लेकिन वो Z एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। तो इसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो Z एक्सिस है। तो अब मैं इस फासले को x इसीलिए कह रहा हूँ कि ये लंबाई जो है ये x एक्सिस की जानिब है। तो इसका मतलब है कि मेरा ये जो फार्मूला में r था ये भी किस में बदल जाना चाहिए, इस केस में x में। r जो है ये इन जनरल किसी भी पॉइंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला होता है। वो पॉइंट स्पेस में भी हो सकता है और प्लेन में भी हो सकता है और या किसी एक लाइन में भी हो सकता है, जैसे ये वाला है। तो इस सिनेरियो में आर में और एक्स में कोई फ़र्क नहीं है। तो अब मैंने चूँकि ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया है तो मुझे इसकी लेंथ भी डिफ़ाइन करनी है, बिल्कुल जैसे हम लास्ट वीडियो में करते आए थे। तो चूँकि ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो हम ये कह लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो डी एक्स है। और चूँकि इस रॉड की कुछ टोटल मैस भी हमने डिफ़ाइन की हुई है तो हम ये कह लेते हैं कि इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की जो मैस है वो डी एम है। सही है, ये बातें जब हो गई तो ऐसा करने का हमारा एक ही मकसद होता है। ये जो हम एक स्मॉल पैच लेते हैं ना किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में, उसके पीछे वजह है और वजह ये है कि एक प्रॉपर्टी होती है जिसको ऑफ कोर्स मैं पहले 7वें चैप्टर में आपको पढ़ा चुका हूँ जब मैंने सेंटर ऑफ मैस कैलकुलेट किए थे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के, वहाँ भी हमने यही प्रॉपर्टी यूज़ की थी। और वो जो प्रॉपर्टी है वो होती है लीनियर मास डेंसिटी। लेट मी एक्चुअली डिफाइन दैट हियर। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है हर ऑब्जेक्ट की और ये दरअसल हर ऑब्जेक्ट के लिए मुख्तलिफ होती है और मैं इसके लिए अभी डिफ़ाइन कर रहा हूँ और बाकी जो जब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स आएंगे फिर मैं आपको बताता जाऊँगा। और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी जो है इसको कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी और इसकी डेफिनेशन ये है कि ये होती है मास पर यूनिट लेंथ। सही है, तो ये जो लीनियर का लफ्ज़ है ये आपको ये बता रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी सिर्फ एक डायमेंशन है, यानी उसकी आप उस डायमेंशन को लेंथ कह लें, विड्थ कह लें, हाइट कह लें, डेप्थ कह लें, जो भी कह लें, लेकिन वो लीनियर है, यानी लंबाई के रुख उसकी एक ही डायमेंशन है। अगर आप कोई पेज लेते हैं, जैसे किताब का पेज होता है, तो उसकी 2 डायमेंशंस हैं, लंबाई और चौड़ाई, तो एक ही वक्त में उसकी 2 डायमेंशंस हैं। तो उसके लिए जो डेंसिटी यूज़ होती है उसको आप कहते हैं सरफेस मास डेंसिटी। और उसके ऊपर मैं इसी लेक्चर में आगे चल के आऊँगा, उसके रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और फिर होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मैं वॉल्यूम मास डेंसिटी की बात करूँगा, जिसमें आप किसी ऑब्जेक्ट की मास पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। तो ये बेसिक क्वांटिटी है जो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज़ होती है एंड यू शुड गेट फेमिलियर विद इट एज़ सून एज़ पॉसिबल, क्योंकि इसके बिना आप ये प्रॉब्लम्स हल नहीं कर पाएंगे। ओके, तो लीनियर मास डेंसिटी की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताई कि ये होती है मास पर यूनिट लेंथ। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट, और इसकी डेफिनेशन ये होती है कि ये है मास पर यूनिट लेंथ। सही है, तो टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन आप इसको इक्विवेलेंटली यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये इक्वल होती है डी एम डिवाइड बाई डी एल, जो इस केस में डी एक्स है, यानी जो ये वाली चीज़ें मैंने दिखाई हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट की जो पूरा का पूरा रॉड है उसकी डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। इसका मतलब ये है कि आप ये वाला पैच लें यहाँ पे, या बिल्कुल इसके दूसरी तरफ यहाँ पे कोई और पैच ले लें, बशर्ते कि उसकी मास और उसकी विड्थ जो हैं वो एक जैसी रहें। तो अगर इसकी
लेंथ अगेन विड्थ डी एक्स है और इसकी मास डी एम है, तो जो लीनियर मास डेंसिटी इस पैच की होगी वही लीनियर मास डेंसिटी इस पैच की होगी, और बिल्कुल वही लीनियर मास डेंसिटी इस पूरे रॉड की होगी। यानी अगर आप पूरे रॉड की मास को उस पूरे रॉड की लेंथ पे डिवाइड कर देते हैं तो फिर भी लीनियर मास डेंसिटी की वैल्यू यही आएगी। इसका सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी है जिसको हमने लीनियर मास डेंसिटी कहा है ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि ये जो राइट हैंड साइड पे आपने रेशियो लिखी है मास और लेंथ की, ये हमेशा ही कांस्टेंट रहती है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। सही है। सो हम इस लीनियर मास डेंसिटी को एक्सप्लॉइट करेंगे। आप फार्मूला में देखें हमें रिक्वायर्ड क्या था, फार्मूला में हमें ये वाली क्वांटिटी रिक्वायर्ड है जिसके ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है डी एम। तो ये जो लीनियर मास डेंसिटी का आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, इसको डिफ़ाइन ही इसलिए किया जाता है ताकि आप इस डी एम की वैल्यू फाइंड कर सको। ये जो आर है, एक दफ़ा जब आप ये पैच डिफ़ाइन कर लेते हैं कि आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसको कितने फासले पे लिया है, तो फिर ये जो आर या एक्स है ये फिक्स हो जाता है, लिहाजा ये नहीं बदलता। तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास जो बदलती है, ये जो चीज़ हमने फाइंड करनी है जिसके ऊपर इंटीग्रेशन है, वो डी एम है। तो यहाँ से हम फ़ौरन ही डी एम फाइंड कर सकते हैं। और इधर से अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे डी एम की वैल्यू आ जाएगी मास डिवाइड बाई टोटल लेंथ टाइम्स डी एक्स। और अब इसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इस फार्मूला में, ये जो फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा था। और अगर इस फार्मूला में सब्सटीट्यूट करते हैं तो अब मेरे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो बनेगा इंटीग्रल और एक्स स्क्वायर, अब आर स्क्वायर जो है उसको हमने एक्स स्क्वायर से ज़ाहिर किया है, टाइम्स डी एम, और डी एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ टाइम्स डी एक्स। और अब आप देख सकते हैं कि एम और एल जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं, क्योंकि जब हमने रॉड पिक कर लिया तो उसकी मास भी हमने फ़िक्स कर दी और उसकी लेंथ भी हमने फ़िक्स कर दी। तो अब जो इंटीग्रल हमारे पास आएगा वो आएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर डी एक्स के ऊपर। और चूँकि अब हमारे पास इंटीग्रल है तो हमने उसकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स डिफ़ाइन करनी है, और लिमिट्स डिफ़ाइन करना आसान होता है, ये आपके प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जो आप प्रॉब्लम ले रहे हैं उधर से ये आपके पास आती हैं। मिसाल के तौर पे इस केस में जो रॉड का केस है हमारा, इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये सेंट्रल एक्सिस है, और रॉड हमारा जो लाई करता है वो इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो चूँकि टोटल रॉड की लंबाई एल थी और उस एल का L/2 जो है वो लेफ़्ट साइड पे लाई करता है और L/2 हिस्सा राइट साइड पे लाई करता है। तो अगर हम उसको रॉड को इस पॉइंट से इंटीग्रेट करना स्टार्ट करें और इस पॉइंट तक लेके जाएं तो उसकी लेंथ -L/2 से +L/2 तक जा रही है। तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स आती हैं वो आती हैं -L/2 से +L/2। और अब इंटीग्रल लेना एक्स स्क्वायर का इस प्रॉब्लम का सबसे आसान काम है, क्योंकि आप इसको जानते हैं, और ये बनेगा हमारे पास x³ डिवाइडेड बाई 3। और अब हमने इसकी इंटीग्रेशन लिमिट्स लेनी है -L/2 से +L/2 तक, और इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये हमारे पास बनेगा, 3 को भी आप बाहर ले लें तो ये बन जाएगा m डिवाइडेड बाई 3L। और अब लिमिट्स अगर आप सब्सटीट्यूट करें तो x³ है तो ये बन जाएगा L डिवाइड बाई 2³, उसके बाद माइनस साइन, और जो लोअर लिमिट है वो -L/2 है तो ये अब -L/2 का क्यूब बन जाएगा। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा m डिवाइड बाई 3L इंटू L डिवाइड बाई 2 का क्यूब होता है L³ डिवाइड बाई 8, और माइनस, और ये जो -L डिवाइड बाई 2 का क्यूब है ये -L³ डिवाइड बाई 8 बनेगा, और फिर दो माइनस जो है वो मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास +L³ डिवाइड बाई 8। और अब आप इस टर्म को देख सकते हैं, ये टर्म सिंपली 2 टाइम्स हो रही है तो ये बनेगा L³ डिवाइड बाई 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा I = m डिवाइडेड बाई 3L इंटू L³ डिवाइड बाई 4। और फाइनली अगर आप देखें तो 4 टाइम्स 3 जो है वो 12 होते हैं, एक L कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आता है 1 डिवाइड बाई 12 mL²।
तो दरअसल हमने ये रिज़ल्ट अब प्रूफ कर दिया है एंड लेट मी राइट इट हियर सेपरेटली। तो हमने जो चीज़ प्रूफ की है वो हमने प्रूफ किया है I = 1 डिवाइड बाई 12 ml²। और ये हमने प्रूफ किया है ये जो इंटीग्रल वाला फार्मूला है उसको यूज़ करते हुए। और यही वो रिज़ल्ट था जो हमने प्रूफ करना था, जिसको प्रूफ करने के लिए हमने ये सारा प्रॉब्लम स्टार्ट किया था। तो I = 1 डिवाइड बाई 12 ml²। और ये देखें कि यही वो रिज़ल्ट है जो हमने इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए हासिल किया था। तो जो चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में स्टार्ट की थी वो इस वीडियो में यहाँ पे आके मैंने आपको साबित कर दी है। और मैंने आपको साबित ये किया है कि हमारे पास जो दो फार्मूलाज थे, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर, तो हमारे पास जो दो फार्मूलाज थे वो ये वाले थे। I = हमने कहा था कि आप अगर लिमिट ले लें मैस एलिमेंट्स के ऊपर कि ये मैस एलिमेंट जो हैं इनका साइज़ ज़ीरो को अप्रोच करता है या मैस ज़ीरो को अप्रोच करती है, समेशन ओवर n Rn² डेल्टा mn, तो ये हमारे पास इक्वल होता है इंटीग्रल R² dm के। ये वो चीज़ थी जो मैंने क्लेम की थी कि इक्वल होती है। और फिर मैंने एक सिंपल रॉड का केस लेके आपको साबित करवाया कि रॉड इन दोनों फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए हमें सेम रिज़ल्ट देता है। और वो रिज़ल्ट जो हैं रॉड के केस में किसके इक्वल हैं, I = 1 डिवाइड बाई 12 ml²। और ये नहीं भूलना चाहिए कि इस केस में ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है ये उस सिनेरियो के लिए है जिसमें रॉड जो है वो सेंट्रल उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उसके सेंटर से गुज़र रहा होता है। तो उस केस में उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू जो है वो आती है 1 डिवाइड बाई 12 ml²। हम ये भी जानते हैं कि ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये हम किसी भी पॉइंट से पास करके किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्चुअली अभी थोड़ी ही देर में मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक और एक्सिस के अराउंड भी कैलकुलेट करूंगा और वो एक्सिस ये वाला होगा कि जब जो रॉड है वो बिल्कुल एक किनारे से एक्सिस ऑफ रोटेशन से जुड़ा हुआ हो और फिर रोटेट कर रहा हो उसके अराउंड, तो फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। और ऑफ कोर्स वो डिफरेंट होना चाहिए इससे, क्योंकि हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहाँ से यहाँ पे चेंज कर दिया है और हमें पता है कि जब एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करते हैं तो ये वाला फासला r चेंज होता है, और जब r चेंज होता है तो ऑफ कोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। वो बात की बात है। लेकिन पहले क्विकली एक थोड़ी सी समरी और कुछ आम क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में आते हैं, और वो क्वेश्चन यूँ हमारे माइंड में आते हैं कि मैंने इन दो फार्मूलाज की इक्विवेलेंस शो की है कि ये दोनों हमें सेम रिज़ल्ट देते हैं। तो और ये वाला जो लेफ़्ट वाला फार्मूला है, इस फार्मूला को मैंने लास्ट वीडियो में प्रूव करवाया था कि आप इसको इन जनरल इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला सवाल जो आप पूछ सकते हैं वो ये है कि क्या ये लाजमी है कि हम इंटीग्रल का फार्मूला इस्तेमाल करें बजाय इस फार्मूले के, क्योंकि हमने इस वाले केस में भी तो ये जनरल फार्मूला ही ड्राइव किया है ना, जिसमें देखें ये n जो है ये टोटल नंबर ऑफ़ स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने लेंथ एलिमेंट्स में हम उस ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं। तो ये भी तो एक जनरल फार्मूला ही है, सही है। तो क्या हम इस फार्मूला को इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी इसी फार्मूला को इस्तेमाल कर लें ये इंटीग्रल की बजाय, तो क्या ये सही जवाब देगा? तो इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको थोड़ा सा इस फार्मूला की डेरिवेशन को माइंड में लाना होगा। और अगर आप उस डेरिवेशन के ऊपर गौर करें तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर जो था हमारा वो तकरीबन 80 मिनट का था, ठीक है। 80 मिनट का लेक्चर लगा के हमने ये फार्मूला ड्राइव किया था, और ये फार्मूला सिर्फ रॉड के लिए था। अगर आप रॉड की जगह कोई और ऑब्जेक्ट चूज़ कर लें तो आपको ये फार्मूला बिल्कुल नए सिरे से ड्राइव करना पड़ेगा। हो सकता है उस किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए, यानी अगर आप एक रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेते हैं तो हो सकता है उसमें ये वाला फैक्टर सेम आ जाए, ये जो n² - 1 डिवाइड बाई n² है, ये ml² का फैक्टर भी शायद सेम आ जाए। लेकिन ये जो 12 का फैक्टर है ना, 1 डिवाइड बाई 12, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अब जब मैं करूँगा बहुत सारे दूसरे ऑब्जेक्ट्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट, तो आप देखेंगे कि ये फैक्टर जो है ये हर ऑब्जेक्ट के लिए तब्दील होता है, सही है। और इसका मतलब ये है कि अगर ये फैक्टर तब्दील होता है तो लेट मी एक्चुअली गो अप। तो ये हमने जो पिछले लेक्चर में ये सारी कैलकुलेशन की थी इतनी लंबी, ये देखें ये कितनी लंबी कैलकुलेशन जो हमने पिछले लेक्चर में की थी, ये आपको हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेटली करनी पड़ेगी।
और इसका मतलब है कि आपके पास कोई जनरल ऐसा फार्मूला नहीं होगा जिससे आप सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लागू कर सकें और उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकें। सो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन यूज़ ऑफ दिस फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो हमने लास्ट वीडियो में ड्राइव करवाया था। और ये जो रॉड की एक एग्ज़ाम्पल चूज़ की गई थी, अगर आपको याद हो तो मैं बार बार कह रहा था कि आई नीड टू जस्टिफाई दिस, ठीक है। तो मैं जस्टिफाई कर रहा था, लेकिन मैंने जस्टिफिकेशन में भी पूरी जस्टिफिकेशन नहीं की इसकी। और उसकी वजह ये है कि मैंने सिर्फ अपनी मर्ज़ी का एक ऑब्जेक्ट चुना है, और वो ऑब्जेक्ट जो था वो ये रॉड था। आप इक्विवेलेंटली मुझको कह सकते हैं कि आपने रेक्टेंगुलर प्लेट क्यों नहीं चुनी, या फिर आपने कोई डिस्क क्यों नहीं चुनी, या आपने कोई सफ़ेयर क्यों नहीं पिक किया ये फार्मूला प्रूफ करने के लिए। वाई डिड आई चूज़ ओनली दिस रॉड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैंने जस्टिफिकेशन में भी पूरी जस्टिफिकेशन नहीं की। जो पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा हिंट देना चाहता था इस रॉड की एग्जांपल को लेके कि ये दो फार्मूलाज जो हैं ये एक्चुअली इक्विवेलेंट हैं। लेकिन हम देखते ये हैं कि ये वाला जो फार्मूला है दिस इज़ मोर जनरल, और ये आप किसी भी किस्म की मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर लगा सकते हैं। और आप देखेंगे कि मैं इस वीडियो में और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर इस फार्मूला को अप्लाई करूँगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूँगा। लेकिन जो ये फार्मूला है दिस इज़ लाइक अ ब्रूट फोर्स, दिस इज़ लाइक अ रिगरस मेथड कि आप जब ऑब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो आपको नए सिरे से सारी कैलकुलेशंस दोबारा करनी पड़ेंगी। एंड सो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि हम इस फार्मूला को हर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं बट नॉट इन द सेंस के इट्स मोस्ट जनरल फार्मूला। हमें इस फार्मूला को यूज़ करके हर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैनुअली निकालना पड़ेगा, और वो जो है बहुत लंबा और लेंथी प्रोसेस है। और इट इज़ नॉट इवन गिवन कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड भी होगा, बिकॉज इट वर्क्स फॉर दिस, वी कैन जनरलाइज इट टू दिस वन, बट इट माइट नॉट, और मे बी हो सकता है कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप अप्लाई करने के काबिल हो जाएं, बट यू कैन क्लियरली सी द डिफ़िकल्टी इन यूजिंग दिस फार्मूला। सो इट्स वेरी हार्ड एंड इट्स वेरी नॉन रियलिस्टिक टू स्टिक टू दिस फार्मूला कि हम ये फार्मूला जो है वो यूज़ करें। और इसीलिए हम अपनी ट्रांजिशन करते हैं इस फार्मूला के ऊपर, जो हमने इस स्पेसिफिक केस में, रॉड के केस में, थोड़ी सी इसकी जस्टिफिकेशन देने की कोशिश भी की है। सही है। तो ये एक इसकी जनरल डिस्कशन हो गई, और यहाँ पे मैंने आपको ये साबित कर दिया है कि जो दोनों फार्मूलाज हैं ये इक्विवेलेंट हैं। तो अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फार्मूला निकाल लिया है, और वो फार्मूला ये वाला है। तो अब हमारे पास सारे टूल्स जो हैं वो पूरे हो गए हैं, और इसका मतलब है कि अब हम इस फार्मूला को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए। और जो पहला यहाँ पे मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने लगा हूँ वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल इसी रॉड का जो मैंने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है, लेकिन एक किनारे से, यानी जब रॉड जो है वो एक एज से घूम रहा हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड थ्रू एन एज। इसका मतलब सिंपली ये है कि जो अब रॉड है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से बंधा हुआ है एक किनारे से। लेट मी क्विकली एक्चुअली मेक अ डायग्राम। सो दिस इज़ अगेन द सेम रॉड, सो एवरीथिंग इज़ गना बी सेम, एंड यू विल सी कि सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ चेंज होती है। एंड हो सकता है इस वक्त तक आप उस चीज़ को आपने उस चीज़ को गेस भी कर लिया हो कि वो कौन सी चीज़ है। सो दिस इज़ द रॉड, और इस रॉड की कुछ प्रॉपर्टी, चूँकि रॉड हमने चूज़ किया है तो इसकी कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें मालूम है, और जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें इसकी हैं वो इसकी मास और लेंथ है, वो हमें मालूम है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है आपने क्या करना है, आपने किसी एक पॉइंट के ऊपर एक लेंथ एलिमेंट लेना है। तो ये हमारे पास स्मॉल लेंथ एलिमेंट है। नेक्स्ट स्टेप में आपने डिफ़ाइन करना है इसका फासला एक्सिस ऑफ रोटेशन से, विच इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो x है। और अगेन सेम कन्वेंशन के पॉजिटिव x एक्सिस इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव y एक्सिस इस डायरेक्शन में है, तो इसलिए हम इसको x डिस्टेंस कह रहे हैं। और जब x कर लिया तो फिर इसकी जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट की लंबाई होगी वो dx होगी, और इसकी जो मास होगी वो dm होगी।
तो अब जब हमने डी एक्स और डी एम डिफ़ाइन कर लिया तो लेट मी एक्चुअली शो यू दिस अप पार्ट दैट आई हैव जस्ट डन। ये वाला काम मैं करने लगा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने लीनियर मास डेंसिटी की डेफिनेशन से क्या करना है, इसकी डी एम की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास जो लीनियर मास डेंसिटी होती है लैम्डा इक्वल्स मास डिवाइड बाई लेंथ इक्वल्स डी एम डिवाइड बाई डी एल, और इसकी डी एम डिवाइड बाई डी एक्स, और इसकी वजाहत मैं आपको पहले अब दे चुका हूँ। यू डोंट नीड टू लिसन टू द सेम थिंग अगेन। और अगर आपको इसकी समझ नहीं आई थी पहले तो बेशक आप इसको थोड़ा सा वीडियो को बैक करके फिर से सुन लें कि कैसे ये लीनियर मास डेंसिटी जो है हमें डी एम की वैल्यू देती है। और यहाँ से हमारे पास डी एम की वैल्यू आ जाती है मास डिवाइड बाई टोटल लेंथ टाइम्स डी एक्स। और एक दफ़ा ये आ गई तो नेक्स्ट स्टेप में अब हमने इसको अप्लाई करना है अपने फार्मूला के ऊपर। और हमारा जो फार्मूला है वो है एक्स स्क्वायर्ड डी एम। ये इन जनरल आर स्क्वायर होता है, लेकिन चूँकि यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ को एक्स डिफ़ाइन किया क्योंकि ये एक्स एक्सिस की जानिब है, तो अब ये एक्स स्क्वायर डी एम बन जाएगा। और एक दफ़ा ये जब एक्स स्क्वायर डी एम बन गया तो अब हम डी एम की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर्ड, और डी एम था हमारे पास मास पर यूनिट लेंथ टाइम्स डी एक्स। और आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट तक ये बिल्कुल वही काम है जो मैं ऊपर करके आया हूँ। मैं ये भी कह सकता था कि सिंपली आप इसकी लिमिट्स बस देख लें, चेंज कर दें, लेकिन फिर भी मैंने इसको दोबारा से किया है ताकि आपको पता हो कि स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रॉब्लम्स करने कैसे हैं। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पहले कहा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेंट्रल एक्सिस के अराउंड कैलकुलेट करें और फिर उसका एक एंड के अराउंड कैलकुलेट करें, ठीक है। आपसे तो कोई सवाल भी इंडिपेंडेंटली पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इंडिपेंडेंटली पता हो कि इनको इंडिपेंडेंटली कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब देखनी है हमने इंटीग्रेशन लिमिट्स। और अब अगर आप गौर करें तो जो हमारा रॉड है वो स्टार्ट किधर से हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और ये पॉइंट ज़ीरो के ऊपर है। तो यहाँ पे रॉड की लेंथ ज़ीरो के ऊपर है और इस पॉइंट के ऊपर ख़त्म हो रहा है, और इस पॉइंट के ऊपर जो रॉड की लेंथ है वो एल के बराबर है। तो अब हमारी जो इंटीग्रेशन लिमिट्स आएंगी वो किधर होंगी, ज़ीरो से एल तक। तो यही एक चीज़ बदली है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिमिट्स जो हमारे पास थी वो -L/2 से L/2 थी, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से रॉड के दोनों तरफ जो किनारों का फासला था वो -L/2 और +L/2 था। यहाँ पे रॉड एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर स्टार्ट हो रहा है तो उसकी अब लंबाई जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो 0 से L है, एंड दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू कैलकुलेशन। तो अब ये हमारे पास सिंपली बन जाएगा m डिवाइड बाई एल, और जब आप इसका इंटीग्रल लेंगे तो इंटीग्रल अगेन L³ डिवाइड बाई 3 है, x³ डिवाइड बाई 3 है, तो ये बन जाएगा x³ डिवाइड बाई 3, और इंटीग्रेशन लिमिट्स अब 0 to L होंगी। तो 3 आप बाहर ले सकते हैं तो ये बन जाएगा m/3L, और लिमिट्स अब सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये बनेगा L³ - 0। और यहाँ से अब देखें हमारे पास फटाफट जो जवाब इस केस में आया है वो आया है 1 डिवाइड बाई 3mL²। और इंटरेस्टिंगली ये रिज़ल्ट जो है ये हमारे प्रीवियस रिज़ल्ट से मुख्तलिफ है, और ये होना भी चाहिए था। आपको इस चीज़ का पहले से ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगेन मैं एक्सप्लेन कर दूं इसकी रीज़न कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, मास पे कि ऑब्जेक्ट की मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और एक्सिस ऑफ रोटेशन इस पहले वाले केस में हमारा ये वाला एक्सिस था और इस दूसरे वाले केस में हमारा ये वाला एक्सिस है। और दूसरी चीज़ उस फासले का, जिस फासले के ऊपर आप ये मास ले रहे हैं कि ये फासला कितना है, सही है। तो इस वाले केस में हमारे पास ये फासला कम था, वो अलग बात है कि इतना ही फासला दूसरी तरफ भी था, लेकिन इस वाले केस में हम देख सकते हैं कि फासला जो है वो एक ही सीमत में बढ़ रहा है। एंड सो जनरल रिजल्ट्स आपके पास, जो जनरल आपका एक आइडिया होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि इन जनरल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ कोर्स वो दोनों केसेस में मुख्तलिफ आएगा, और ये मुख्तलिफ आ गया है। इस पहले वाले केस में हमारे पास 1 डिवाइड बाई 12 mL² था, और ये दूसरे वाले केस में 1 डिवाइड बाई 3 mL² है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अगर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है
वो इधर से पास हो रहा है जो उसके किसी एक रॉड के किसी एक एज से 1/4 फासले के ऊपर है, यानी उस रॉड का 1/4 लंबाई इधर है और 3/4 लंबाई इधर है। तो आप इस केस में भी बिल्कुल यही फार्मूला यूज़ कर सकते थे, सिर्फ इंटीग्रेशन लिमिट्स चेंज करते, और इस केस में इंटीग्रेशन लिमिट्स जो हैं वो -L/4 से 3L/4 तक होती। ठीक है। सो यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल कि आपने लिमिट्स कैसे लेनी है या आप अपने ऑब्जेक्ट को कैसे प्लेस कर रहे हैं अराउंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। बाकी हर चीज़ जो है वो सेम रहती है। तो ये तो रॉड की बात हो गई, लेकिन रॉड की बात अभी पूरी नहीं हुई। आई वाना डू समथिंग एल्स टू शो यू कि आपके पास कितने तरीके हैं एक ही चीज़ को हल करने के। सही है। आपको याद है जब आपको मैंने एक वीडियो पहले या 2 वीडियो पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ाया था, तो मैंने आपको कहा था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारे पास एक ऐसा थ्योरम है जो ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने में इस्तेमाल होता है। लेकिन इसको पढ़ने के बाद हमने 1-2 मिसालें तो देखी थी, लेकिन इसको कोई खातिर खा यूज़ नहीं किया था। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हमारे पास जो स्टेटमेंट थी, जो डेफिनेशन थी, वो ये थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस is equal to moment of inertia about of that object about center of mass plus total mass of the system times perpendicular distance between axis of rotation and the axis through center of mass। ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि मैं इसी चीज़ को पैरेलल एक्सिस थ्योरम से कैलकुलेट करना चाहता हूँ। मतलब ये कि आप ये वाला तरीका नहीं लगाना चाहते, और मैं ये मान रहा हूँ कि फ़र्ज़ करो आपने ये वाला रिज़ल्ट निकाल लिया। ये वाला रिज़ल्ट आपको पता है कि जो सेंटर ऑफ मास के अराउंड किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 1/12 ml² होता है। तो इसके लिए अगर मैं ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसको कैलकुलेट करना चाहूँ, तो लेट मी नाउ क्विकली ड्रॉ द डायग्राम अगेन ऑफ द रॉड। तो ये रहा मेरा वो रॉड, और ये उसका एक किनारा है, ये रॉड का दूसरा किनारा है, और फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके इर्द गिर्द ये रॉड रोटेट कर सकता है। और हमें पता है कि इस एक्सिस के अराउंड जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 1/12 ml² है, और ये वो दूसरा एक्सिस है जिसके इर्द गिर्द मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहता हूँ। सो लेट मी क्विकली गिव देम नेम्स। तो ये है मेरा आई सेंटर ऑफ मास, और इसकी वैल्यू मुझे पता है कि मैं जानता हूँ, और ये है 1/12 ml²। ये वो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहता हूँ। सो दिस इज़ जनरल एक्सिस। अब मुझे और कोई चीज़ नहीं पता, और अब मुझे जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ करने के लिए चीज़ चाहिए, यानी इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे 2 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। आई सेंटर ऑफ मास जो मुझे पहले से मालूम है, और दूसरा m तो मुझे पता है टोटल मास है रॉड की। ये डिस्टेंस h चाहिए, और ये डिस्टेंस आपको भूलना नहीं चाहिए। ये डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन जो ये वाला एक्सिस है, और वो ना ये डिस्टेंस होता है बिटवीन ये वाला सेंटर ऑफ मास एक्सिस और इस एक्सिस के दरमियान जिसके अराउंड आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। और ये वाला डिस्टेंस अगर हम देखें तो ये वाला डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सही है। और ये डिस्टेंस इस केस में हमारा h है। तो इसमें आप देखेंगे कि आप कितना आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं अबाउट दिस एक्सिस। तो सिर्फ आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास जो आई सेंटर ऑफ मास है वो कितना है 1/12 ml² प्लस टोटल मास ऑफ द सिस्टम टाइम्स। और ये h अगर आप देखें तो ये फासला बिल्कुल रॉड की लंबाई का आधा है, यानी h जो है वो किसके इक्वल है L/2 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे m × L/2²। मैं सेम कलर यूज़ कर रहा हूँ, रीज़न उसकी वही है ताकि आपको ये पता चल जाए कि मैं ये वाला फासला ले रहा हूँ। और अब आप इसका एलसीएम लेके अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये रिज़ल्ट आपके पास आता है प्रीसाइजली वही रिज़ल्ट जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, और वो रिज़ल्ट था 1/3 ml² मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अबाउट
दिस एक्सिस, जिस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो रॉड के एक एज से पूरा हो रहा हो, दिस एग्जैक्टली दिस रिज़ल्ट। ठीक है, तो आप देखें कि मैंने एक दूसरे तरीके से भी इसी रिज़ल्ट को आपको प्रूफ कर दिया है, एंड हाउ क्विक एंड हाउ फास्ट इट इज़। मैंने तो शायद इसके ऊपर कुछ 5-7 मिनट लगा दिए हैं, लेकिन आपको ये डायग्राम ड्रा करने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। आप सिंपली इस फार्मूला को माइंड में लें एंड देन नेक्स्ट इज़ जस्ट एडिशन ऑफ टू थिंग्स, जस्ट लाइक एडिशन ऑफ टू नंबर्स, और आपके पास फ़ौरन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। तो यू कैन सी कि आप कैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए। दैट्स इट फॉर रॉड। लेकिन बात अभी भी रॉड की ख़त्म नहीं हुई, हम रॉड से और भी बहुत सारी डायग्राम्स जो हैं वो बना सकते हैं, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो, अब मैं छोटे छोटे ऐसे रॉड्स को जोड़ के एक 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर प्लेन बनाने जा रहा हूँ, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, नोइंग दैट कि हमारे पास रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मालूम है, क्योंकि हम वो पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट, सो लेट मी गिव दिस हेडिंग नाउ। सो नाउ आई एम गोइंग टू डू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट। और रेक्टेंगुलर प्लेट आपको पता है, रेक्टेंगुलर प्लेट बिल्कुल एक रेक्टेंगल ही होगी। हम इस केस में उसको रेक्टेंगुलर प्लेट कह रहे हैं बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। अगर हम रेक्टेंगल बनाना चाहें तो हम सिर्फ उसके किनारे बना सकते हैं। सो लेट मी फर्स्ट ट्राई टू मेक अ डायग्राम फॉर रेक्टेंगुलर प्लेट, और फिर मैं उस डायग्राम को थोड़ा अपनी आसानी के लिए और आसान करूँगा। लेकिन फॉर नाउ लेट्स से कि हमारे पास ये है रेक्टेंगुलर प्लेट। मैं इसको 2 डायमेंशनल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारी ये प्लेट जो है ये कैसी दिखती है। सो दिस इज़ द प्लेट, और इसका अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन पास करना चाहें इसके अंदर से, तो लेट मी सी कि कहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। आई गेस दिस पॉइंट इज़ एट द सेंटर। सो इस केस में जो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो इस पॉइंट से पास करेगा, और यूं ये नीचे से जा रहा है। सो दिस इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। लेट मी कॉल दिस एक्सिस जेड एक्सिस, और अगर ये जेड एक्सिस है तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो एक्स और वाई एक्सिस है वो प्लेन के अंदर होंगे। और लेट मी क्विकली ड्रॉ दिस एक्सिस एज एक्स एक्सिस। सो दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, लेट मी रीड्रॉ इट। So this axis is my x axis, okay, this is x, और जो y axis होगा of course वो इस डायरेक्शन में होगा। So let me make it parallel to this one, okay, now and let me rename them। और रीनेमिंग आपको इसकी वजह पता होनी चाहिए कि मैं क्यों रीनेम कर रहा हूँ। लेट मी कॉल दिस वन एक्स एक्सिस एंड दिस वन वाई एक्सिस। और रीनेमिंग की वजह ये है कि ऑफ कोर्स अब ये मेरे पास राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। यानी अगर मैं अपनी फिंगर्स को ये क्रॉस प्रोडक्ट लूँ एक्स और वाई का, तो जो मेरे पास डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग आनी चाहिए। सो दिस इज़ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट्स जस्ट गुड टू यूज़ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि इसमें अगर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स कर रहे हैं, लाइक अगर आप वेक्टर क्वांटिटीज़ को डील कर रहे हैं, तो गलती के इम्कान जो हैं वो बहुत कम होते हैं। आप वैसे कोई भी, ये बिल्कुल आपकी फ्रीडम है, कोई भी एक्सिस चूज़ कर सकते हैं। यानी आप बेशक चाहें तो इस एक्सिस को एक्स डिफ़ाइन करें, इसको वाई डिफ़ाइन करें, इसको जेड डिफ़ाइन करें, इट वुड नॉट चेंज योर रिज़ल्ट्स फिज़िकली। लेकिन हो सकता है कि आपके जवाब में एंड पे कोई नेगेटिव साइन ज़ाहिर हो जाए, और उस केस में फिर आपको वहाँ पे रीज़न देनी पड़ेगी कि ये आपके जवाब में नेगेटिव साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यू सी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट्स नॉट दैट कि जो आंसर आप निकाल रहे हैं, जो फाइनल रिज़ल्ट आप निकाल रहे हैं वो गलत है। फ़िज़िक्स के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है कि बहुत सारी क्वांटिटीज़ को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं और कैसे डिफ़ाइन करें। लेकिन उस फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि दैट इज़ व्हाट एवरीबॉडी थिंक्स। मिसाल के तौर पे मैंने अपना एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे डिफ़ाइन किया, ठीक है। आप हो सकता है इसको एक्स डिफ़ाइन करें, इसको वाई डिफ़ाइन करें, इसको जेड डिफ़ाइन करें, एंड यू आर परफेक्टली गुड इन डूइंग दैट। नो वन कैन से कि आप सही नहीं हैं। लेकिन एंड पे जो आपके जवाब और मेरे जवाब में डिफरेंस आएगा, हमें उनको एक्सप्लेन करना होगा कि हमारे ये जवाब में डिफरेंस क्यों आ रहा है,
और ये बताना होगा कि दे आर एक्चुअली बोथ करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो वी हैव टू एक्सप्लेन कि फिज़िकली ये हमारे जवाब क्या बता रहे हैं। तो जो ज़्यादा कन्वेंशन यूज़ होती है बुक्स के अंदर वो ये होती है कि आप राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज़ करें। ज़्यादा बुक्स ये यूज़ करती हैं एंड सो इज़ द केस कि मैंने इसको राइट हैंडेड सिस्टम जो है वो क्यों चूज़ किया है। ओके, सो मच सो फॉर द राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और इस रेक्टेंगुलर प्लेट के अंदर अगर आप दिखाना चाहें तो आप ये दिखा सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है ना ये छोटे छोटे रॉड्स से मिलके बनी है। लेट मी ट्राई टू मेक इट एक्चुअली अ गुड लुकिंग प्लेट। ओके, दिस सीम्स लाइक। तो अब अगर आप देखें, आप ये जो एक अंदर मैंने छोटी सी मैस एलिमेंट डिफाइन किया है या दिखाया है, दिस इज़ जस्ट लाइक दिस रॉड। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे रॉड्स को जोड़ कर बना क्या चीज़ रहा हूँ, एक प्लेट बना रहा हूँ जो ये वाली प्लेट है जो XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाई करती है। सही है, तो आप ऐसे बहुत सारे रॉड्स पैरेलल रखते जाएं तो आपके पास ये प्लेट आ जाएगी। तो अब मैं एक्सप्लॉइट करने लगा हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम को। एक्चुअली इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं नेक्स्ट वीडियो में दोबारा कैलकुलेट करूँगा जब मैं एक और जनरल फार्मूला आपको प्रूफ करवाऊँगा which is actually called sometimes called perpendicular axis theorem and that is a very beautiful theorem। आप देखेंगे कि उसको इस्तेमाल करके हम कितनी कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स का जिनका दूसरे हालात में कैलकुलेशंस बहुत मुश्किल होती या कॉम्प्लिकेटेड होती, हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में प्रूफ करवाऊंगा और फिर ये प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो दोबारा से कैलकुलेट करूँगा। लेकिन इस वीडियो में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेट का पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये वाला थ्योरम यूज़ करके कैलकुलेट करने लगा हूँ। और उसकी रीज़न यही है कि मेरे पास जो ये एक रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है थ्रू एन एक्सिस विच पासिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, जो कि ये 1/12 ml² है, और मैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। तो अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि ये जो रॉड है ना, ये वाला रॉड, ये वाला स्मॉल रॉड, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस तरह पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसका सेंट्रल एक्सिस है ना, अगर मैं ये वाला एक एक्सिस ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो जो ये वाला एक्सिस है इसके इर्द गिर्द, लेट मी सी इफ इट्स पैरेलल, इट्स नॉट पैरेलल टू दैट लाइन, सो लेट मी एक्चुअली मेक दैट बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल डायग्राम, सो लेट्स नॉट मेस विद इट। ओके, दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट बट लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। ओके, अब ये कुछ बेहतर है। तो इस एक्सिस के अराउंड जो इस रॉड का पैरेलल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं और वो कितना है 1/12 ml², ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। सही है, मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अराउंड कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ ये देखना होगा कि ये जो रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 1/12 ml² प्लस इसके दरमियान और इस एक्सिस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना है। सही है, ये होता अगर मुझे सिर्फ एक इस सिंगल रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस z एक्सिस के अराउंड चाहिए होता। लेकिन हमारी जो प्लेट है वो ऐसे बहुत सारे रॉड्स से पैरेलल जुड़ के बनी है, तो इसका मतलब है कि मैं जो इस प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको एक डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले सकता हूँ। मतलब ये कि अब चले मैं ज़रा पहले इस जो हमारी रेक्टेंगुलर प्लेट है इसकी डायमेंशंस भी डिफ़ाइन कर लूँ कि इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो मैं ये डिफ़ाइन करने लगा हूँ यहाँ पे कि हमारी इस प्लेट की डायमेंशंस ऐसी हैं कि जो इसकी चौड़ाई है यानी इस वाली साइड की जो लंबाई है इसकी, लेट मी पिक अ डिफरेंट कलर, सो लेट्स पिक दिस कलर। तो जो ये वाली लंबाई है ये लंबाई है इसकी a के बराबर, और इसी तरह जो ये लंबी साइड के अलॉन्ग इसकी लंबाई बनती है ये वाली। मैं दोनों के लिए लंबाई का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इट डजेंट मैटर, दे बोथ हैव द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि उनका प्रिसाइजली नाम क्या है। तो जो ये वाली साइड की लंबाई है हमारे पास, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कह लेते हैं b। तो अब हमारे पास अगर हम इस रॉड को देखें तो इस रॉड की हमारे पास ये वाली लंबाई पूरी है, लेकिन इसकी जो b के अलॉन्ग, ये b के अलॉन्ग जो लंबाई है वो एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट है। तो अब मैं करने क्या लगा हूँ, मैं इस लेंथ एलिमेंट को ही नाम देने लगा हूँ। सो लेट्स से
कि इसका जो मैस है वो डी है और इसकी जो लंबाई है वो इसको क्या नाम हम दें, हम डी एक्स नहीं कह सकते, लेट्स एक्चुअली कॉल इट डी एक्स, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो डी एक्स अब एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इट्स जस्ट अ लेंथ एलिमेंट। ठीक है, आप चाहें तो इसको बेशक डी एल कह लें, बट लेट्स स्टिक विद डी एक्स। ठीक है, तो अब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम को इस तरह लिख सकता हूँ दूसरी फॉर्म में। लेट मी रीराइट पैरेलल एक्सिस थ्योरम विद अ डिफरेंट कलर। तो अब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम को लिख सकता हूँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकता हूँ। डिफरेंशियल फॉर्म में पहले मैं लिखता हूँ, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरा क्या मतलब है इसको ऐसे लिखने से। तो डिफरेंशियल फॉर्म बनेगी, मैं ये देखें ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है और इसकी डिफरेंशियल फॉर्म ये बनेगी डी आई अराउंड द एक्सिस जी, इन दिस केस ये वाला एक्सिस जिसके अराउंड मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, और ये इक्वल आएगा डी आई सेंटर ऑफ मैस, ये उस स्मॉल रॉड का है, ये वाला स्मॉल रॉड, इसका सेंटर ऑफ मैस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अपने सेंटर ऑफ मैस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये इसका अपना सेंटर ऑफ मैस है, प्लस टोटल मैस। टोटल मैस पहले क्या होती है, सिस्टम की। इस केस में हमारा जो सिस्टम है वो बजाते खुद ये रॉड है। ठीक है, और पूरे सिस्टम की मैस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रॉड की मैस को ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर। तो ये जो टोटल मैस है इस केस में ये क्या बन जाएगी, डी एम टाइम्स, अब हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, और इस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ये वाला है। ठीक है, इस डिस्टेंस को हमने x डिफाइन किया है, ये वाला डिस्टेंस, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया है बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एंड लेट मी क्विकली एक्सप्लेन इट कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। और इसके लिए आप पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम को देखें। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारे पास ये होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता हो अराउंड सेंटर ऑफ मैस एक्सिस, तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम इस फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मैस के अराउंड उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट टाइम्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस, सेंटर ऑफ मैस और दूसरा एक्सिस जिसके अराउंड आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना चाहते हैं। इस सिनेरियो में हमारा जो सिस्टम है वो ये टोटल रेक्टेंगुलर प्लेट है। सही है, इस सिस्टम के अंदर हमारे पास एक सब सिस्टम है, वो ये रॉड है, और जो सब सिस्टम है वो बजाते खुद एक मुकम्मल ऑब्जेक्ट है, वो हम इधर देख के आए हैं। तो इस केस में ये जो रॉड है ये हमारा सब सिस्टम बन जाएगा, यानी इसकी मैस को अब हम टोटल मैस लेने की बजाय क्या लेंगे, डिफरेंशियल मैस डी एम। ठीक है, और फिर इस स्मॉल मैस की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड दिस एक्सिस मिलेगा, जो पिछले केस में हमारे पास ये था, इस केस में वो डिफरेंशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा। और डिफरेंशियल से हम मुकम्मल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो इस स्मॉल रॉड की मैस को अब पूरी प्लेट की मैस बना के, यानी पूरी प्लेट के ऊपर इंटीग्रेट करके, और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इस रॉड को पैरेलल हम यहाँ पे स्टैक करते जाएं, तो हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, ये प्लेट बन जाएगी। तो अब जब आपने इसका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है अबाउट जेड एक्सिस ऑफ दिस प्लेट, तो वो हमारे पास क्या होगा, इसकी इंटीग्रेशन से आएगा। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट द टर्म्स फर्स्ट। तो हमारे पास जो आई सेंटर ऑफ मैस था वो कितना था, 1/12 ml स्क्वायर। तो इस केस में ये बन जाएगा 1/12 dm l स्क्वायर प्लस dm x स्क्वायर, वैसे ही आ जाएगा, और ये आएगा di। और अगर हमने इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स को किस चीज़ के ऊपर, मैस के ऊपर। वो अब आप इक्वेशन में देख सकते हैं। तो अब एक स्टेप मैं और लिखता हूँ इसका, सिंपली कांस्टेंट टर्म्स को बाहर लेके, तो लेफ़्ट साइड इंटीग्रल हो के हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा, और फर्स्ट टर्म राइट हैंड साइड पे हमारे पास बन जाएगी l स्क्वायर डिवाइड बाई 12, और इंटीग्रल ऊपर आ जाएगा dm के, प्लस अब हम ये लिखेंगे x स्क्वायर्ड dm। और आप देखें मैंने x स्क्वायर्ड को अभी इंटीग्रल के अंदर ही रहने दिया है, और उसकी वजह ये है कि हम जब dm को अभी लिखेंगे तो हम देखेंगे कि
डी एम बजाते खुद इन टर्म्स ऑफ एक्स आता है और हमारी जो इंटीग्रेशन है वो मैथ्स के ऊपर नहीं है बल्कि लेंथ के ऊपर है। सो व्हाट वी नीड हेयर, वी नीड दिस थिंग डी एम। और अगर आप गौर करें तो ये हमारे हर प्रॉब्लम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि डीएम को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो रॉड जो था वो वन डायमेंशनल था और इसकी डीएम के लिए मैंने आपको किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था, वेयर इज़ दैट कॉन्सेप्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किधर गया, ये रहा, लीनियर मास डेंसिटी का ये वाला कॉन्सेप्ट दिया था मैंने आपको। अब जो प्लेट है, ये वाली प्लेट जो है, ये वाली प्लेट, ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट आता है वो सरफेस मास डेंसिटी का होता है एंड आई एम एक्चुअली गाना डिफाइन इट एक्सप्लिसिटली हियर। सो दिस इज सरफेस मास डेंसिटी। और बिल्कुल आप लीनियर मास डेंसिटी की डेफिनेशन से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि जो सरफेस मास डेंसिटी होगी वो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की मास पर यूनिट एरिया होगी। सरफेस जो है वो आपको एक्चुअली क्या बता रही है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 2 डायमेंशनल है और एरिया जो है वो 2 डायमेंशन, जो किसी भी यूनिट, जो यूनिट पैच आप लेते हैं, यूनिट लेंथ लिमिट लेते हैं 2 डायमेंशन में, वो एरिया होता है उस ऑब्जेक्ट का। तो जो हमारे पास सरफेस मास डेंसिटी है का जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो सिग्मा है। और मैं कह रहा हूँ कि उसका सिंबल जो हम यूज़ करते हैं, एक्चुअली आप अपनी मर्ज़ी से कोई सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं बशर्ते कि आप उसको एक्सप्लिसिटली डिफ़ाइन करें कि आगे जो बंदा आपका पेपर देख रहा है या जो भी देखेगा उसको पता हो कि ये जो आपने सिग्मा या ए बी सी या डी या कोई भी नाम यूज़ किया है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के लिए वो एक्सप्लिसिटली आप उसको बताएं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सिग्मा जो मैंने चूज़ किया है, मैंने ये सरफेस मास डेंसिटी के लिए चूज़ कर रहा हूँ एंड इट्स अ काइंड ऑफ बिट स्टैंडर्ड सिंबल। तो बेहतर यही है कि आप इसी के साथ ही स्टिक करें। तो ये बिल्कुल जैसे हमने ऊपर डिफ़ाइन किया था, लीनियर मास डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ थी, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया। और बिल्कुल उसी आर्गूमेंट से आप इसको dm/da भी लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। पूरा ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म सरफेस मास डेंसिटी लेता है, जिसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट की लंबाई और चौड़ाई जो है वो हर जगह पे एक जैसी है, यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब है कि ये इक्वालिटी जो है ये होल्ड करेगी। यानी आप उस ऑब्जेक्ट की पूरी मास को उसके पूरे एरिया पे डिवाइड कर दें तो जो जवाब आएगा आपके पास वो बराबर होगा अगर आप उस ऑब्जेक्ट की इस स्मॉल पैच को लें और इस स्मॉल पैच की मास को इस स्मॉल पैच के एरिया के ऊपर डिवाइड कर दें, तो ये दोनों बराबर आएंगे। और यहाँ से हमारे पास जो dm की वैल्यू है वो आ जाती है मास पर यूनिट एरिया टाइम्स dA। ये dA जो है स्मॉल, ये उस स्मॉल इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट जो हमने लिया है इसका एरिया है। तो अब आपने एरियाज़ देखने हैं। इस पूरी प्लेट का एरिया क्या है, उसकी चौड़ाई जो है वो a है और लंबाई जो है वो b है, तो इसका एरिया क्या बन जाएगा AB। तो ये जो a है हमारे पास ये AB के इक्वल है और DA क्या आएगा, चौड़ाई तो उसकी सेम रही है a लेकिन लंबाई इस केस में सिर्फ dx है, तो DA जो है ये ADX बन जाएगा। तो यहाँ पे उसका जो एरिया आएगा, सॉरी जो DM आएगा, DM की वैल्यू जो आएगी हमारे पास ये आएगी मास डिवाइड बाई AB टाइम्स ADX। और यहाँ से हमारे पास फाइनली DM की वैल्यू आएगी, A कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा M डिवाइड बाई B dx। तो हमारे पास ये dm की वैल्यूज आ गई। इस dm की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करना है और फिर सिंपली इंटीग्रेशन करनी है, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। सो लेट मी मूव द पेज लिटल अप सो दैट वी हैव ओनली दिस इक्वेशन विजिबल ऑन द स्क्रीन, क्योंकि ये हमारी वो मेन इक्वेशन है जिसमें हमने dm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अब मैं यहाँ पे dm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर आ जाएगा L डिवाइड बाई 12 L स्क्वेयर्ड, हाँ या L स्क्वेयर्ड था ये, L स्क्वेयर डिवाइड बाई 12 और dm की वैल्यू हमारे पास आई है m डिवाइड बाई b टाइम्स dx प्लस इंटीग्रल x स्क्वेयर्ड और dm की वैल्यू आई है m डिवाइड बाई b dx। तो अब आप देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो एक्चुअली मैस से तब्दील होके, यानी मैस से हट के किसके ऊपर आ गई है, लेंथ के ऊपर आ गई है। और लेंथ भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि dx जो है
ये रहा डी एक्स। जो डी एक्स है ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट ये बी की यानी उस प्लेट की लंबाई की डायरेक्शन में है। तो जो हमारी इंटीग्रेशन अब होगी वो अगेन अगर आप देखें तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो -b/2 इस तरफ है और +b/2 इस तरफ है। तो इंटीग्रेशन हमारी -b/2 से +b/2 तक होगी। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ -b/2 अप टू +b/2 और ये भी -b/2 अप टू +b/2। सही है। और अब बस इसको हमने सॉल्व करना है। सो लेट्स क्विकली डू इट। इंटीग्रेशन हमने लेनी है तो ये बन जाएगा L² डिवाइड बाई 12। m/b कांस्टेंट है तो m/b बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल सिर्फ dx का है तो dx का इंटीग्रल होता है x। तो ये बन जाएगा -b/2 अप टू b/2 प्लस m डिवाइड बाई b बाहर आ जाएगा और x² का इंटीग्रल हमारे पास आएगा x³ डिवाइड बाई 3 और इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो -b/2 से +b/2 है। और इसको जस्ट अब हमने सिंप्लीफाई करना है तो ये बन जाएगा m डिवाइड बाई 12b L² और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आएगा अपर लिमिट पुट करेंगे तो b/2 माइनस लिमिट पुट करेंगे तो -b/2। तो ये पहले हमारे पास टर्म आ गई और दूसरी टर्म हमारे पास बनेगी m डिवाइड बाई 2 और इसको मैं m डिवाइड बाई 3b कर लेता हूँ क्योंकि 3 जो है वो कॉमन आ जाएगा, कॉमन नहीं बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा अब b/2 का क्यूब माइनस b/2 का क्यूब। तो ये हमारे पास सिचुएशन बनती है। सिंप्लीफाई करें ये हमारे पास हो जाएगा प्लस तो ये सिंपली b बन जाएगा और ये हमारे पास भी प्लस हो जाएगा तो ये b/8 प्लस b/8 बनेगा बिल्कुल जैसे हमने ऊपर किया है। तो ये बनेगा हमारे पास mL² बाई 12b टाइम्स b प्लस दूसरी टर्म बनेगी m डिवाइडेड बाई 3b इंटू b³ बाई 8 प्लस b³ बाई 8। सही है। और इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये b हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला b इससे। और दूसरी टर्म को चलें एक स्टेप में मैं और लिख लेता हूँ तो ये हमारे पास बनेगा 1/12 mL² प्लस ये बनेगा m डिवाइड बाई 3b और b³ बाई 8 प्लस b³ बाई 8 ये बनेगा हमारे पास b³ बाई 4। तो अब ये हमारे पास टर्म्स सिंपलीफाई हो के आ गई हैं 1/12 mL² प्लस 1/12 mb² क्योंकि एक b यहाँ से भी कैंसिल होगा, ये वाला b इधर वाले एक b से कैंसिल होगा। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है, लेकिन ये रिज़ल्ट अभी परफेक्ट फॉर्म में नहीं है और उसकी वजह ये है कि ये जो L² है ये टर्म हमारे पास कहाँ से आ रही है। ये टर्म हमारे पास आ रही है इधर से, जो इस सिंगल रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अराउंड सेंटर ऑफ मास। सही है। लेकिन ये इस रॉड के केस में तो इसकी टोटल लेंथ थी क्योंकि ये 1 डायमेंशनल रॉड था। तो इस केस में हमारे पास जो ये L² है इसको हम लिख सकते हैं अगर हम रॉड की बात करें। ठीक है। तो रॉड की लंबाई हमारे पास थी a। सही है। तो रॉड की लंबाई का स्क्वायर हम लेंगे तो ये क्या बनेगा a²। और यहाँ पे a² हमारे पास आएगा तो ये बन जाएगा 1/12 कॉमन, m भी कॉमन और साथ में आ जाएगा a² प्लस b²। ठीक है। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है प्लेट का। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है इस प्लेट का। ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम को और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने सिंगल रॉड के लिए कैलकुलेट किया। बट दिस वाज अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, स्पेशली टू अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम इन डिफरेंशियल फॉर्म एट दिस पॉइंट। लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह ये चीज़ें जो हैं ये और सिंप्लीफाई हो जाती हैं जब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के स्टार्ट में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को पढ़ेंगे, जो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर देगा बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए
जो अदरवाइज़ काफ़ी मुश्किल हो सकते थे। तो अब मैं कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कोर्स और भी कैलकुलेट करना चाहता हूँ जो आसान हैं, और आप देखेंगे कि हम उनको कितना क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो पहला आ, मैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने वाला हूँ इन नए में से, क्योंकि अभी तक तो हम बस रॉड को ही डील कर रहे थे और उसी को एक्सटेंड कर रहे थे प्लेट के ऊपर। तो जो पहली चीज़ मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने जा रहा हूँ वो है मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हूप, कि मैं हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। और हूप आपको पता है ये एक रिंग की तरह की चीज़ होती है, लेकिन प्रिसाइजली रिंग नहीं होता, बल्कि ये एक्सटेंडेड रिंग कह लें, यानी जिसकी जो मैस है वो थोड़ी सी जैसे सिलेंडर होता है। अगर आप सिलेंडर ले लें तो सिलेंडर इज़ जस्ट लाइक हूप, और सिलेंडर भी एम्प्टी सिलेंडर अगर आप ले लें। लेट मी ट्राई टू मेक अ डायग्राम फॉर दैट, and let me see if I am able to do it. So let me see. So this is the upper part of the cylinder, और फिर उसके बाद हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइंस। लेट्स से ये है, let me see if I am able to make straight lines. So this is one line. Come on, get straight please. ये हमारे पास दूसरी लाइन है, और यूँ फिर हम इसका बॉटम भी बना सकते हैं। let me actually try to make the bottom of it. Let me see if I'm succeeded. No, this is horrible. Okay, let me try one more time, और जो हमारे पास बॉटम आएगा वो कुछ इस, no, please don't do that. Okay, this is final try. Okay, so this is something like hoop, और ये आप देखें कि ये एम्प्टी है, यानी ये वाली साइड जो इसका टॉप वाला जो है वट एवर इट इज़, इसकी टॉप साइड है, ये भी एम्प्टी है, जस्ट लाइक अ सिलेंडर। जैसे आपके पास गिलास होता है, वाटर गिलास होता है, बट जस्ट थिंक कि उसकी बॉटम साइड जो है वो भी, यानी ये दोनों तरफ से खुला है। तो ये हमारे पास उसकी बॉटम है, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इसके सेंटर से पास हो रहा है। नाउ लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर फॉर एक्चुअली एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो फ़र्ज़ करें कि ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी ये सेंटर से पास हो रहा है इस सिमत में, और ये हूप जो है ये इधर घूम रोटेट कर सकती है। सही है। तो जो तरीक़ाकार है अगेन वो यही है कि अब आप देखें तो हूप का जो रेडियस है वो फिक्स्ड है, यानी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक फ़िक्स्ड फासले के ऊपर लाई करती है जो इसकी मैस है। सही है। और आर भी इस केस में फ़िक्स्ड है, और इसकी टोटल मैस भी फ़िक्स्ड है। टोटल मैस हम जब इसकी ले रहे हैं एम है तो वो एम है। सही है। तो इस सिनेरियो में आप यूँ कर सकते हैं कि अगर आपने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है तो, और अब मैं इसको ज़रा रेज़ कर दूं बिकॉज़ मेरे पास जगह कम है और मुझे एक और लाइन भी यहाँ पे बनानी है। तो आप इसको अब यूँ सोच सकते हैं कि जो हमारा स्मॉल मैस एलिमेंट या लेंथ एलिमेंट है ना, वो यहाँ पे है इस पॉइंट के ऊपर, ये वाला। तो ये हमारा वो स्मॉल मैस एलिमेंट है, और इसकी आप जो मैस है वो डी एम ले लें इस स्मॉल एलिमेंट की। तो इसकी मैस जो है वो डी एम है, और इसकी जो लेंथ है वो डी एल है। ये बिल्कुल वही काम जो हम पहले करते आए हैं। और जो एक चीज़ नोट करने की है वो ये वाली है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना इसका, ये वाला डिस्टेंस ये फ़िक्स्ड है। ये फ़िक्स्ड डिस्टेंस जो है ये उसका रेडियस है, ये हमें पता है। और फ़र्ज़ करें कि उसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। सही है। तो यहाँ पे उसकी लेंथ फिक्स्ड है, उसकी मैस फिक्स्ड है, और उसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो भी फिक्स्ड है। तो अब देखें कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका वही फार्मूला जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं वो कैसे लागू कर सकते हैं इसके ऊपर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला था हमारे पास r² dm। सही है। और dm जो है हूप के केस में ये इसकी टोटल मैस होती है, और टोटल मैस जो है वो m है इसकी। तो यहाँ पे हमें अगर dm चाहिए तो dm के लिए हम वही काम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट जो है ये वन डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल इस सेंस में कि अगर आप इधर से इस किनारे से इसको काट दें और इसको आप टेबल के ऊपर फैलाएं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने ऊपर ये रॉड पड़ा था, ये वाला। देखें ये बिल्कुल ये रॉड है,
अगर आप इस रॉड के इस सिरे को इस सिरे से जोड़ दें तो ये आपके पास बिल्कुल हुप बन जाएगी, और बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे मैंने दिखाई है। तो बल्कि मुझे इसकी जब आपको मैं विजुअलाइजेशन दे रहा था तो यही कहना चाहिए था कि इट्स जस्ट अ रॉड जिसके दोनों किनारे जो हैं हमने जोड़ दिए हैं, तो ये हमारे पास हुप बन गई है। क्योंकि स्टिल ये जो इसकी मैंने इधर ये लंबाई दिखाई है, जो साइड इसकी दिखाई है, ये इधर हमें शायद थोड़ा सा ये इमेज देती हैं कि इसकी जैसे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है मैस की वो 2 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर है। तो आल्दो इट सीम्स कि ये 2 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसकी मैस को स्टिल हम कांस्टेंट लेते हैं कि इसकी टोटल मैस जो है वो m है, और वो मैस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्रॉम अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे हमें dm चाहिए, और dm के लिए अगेन हम वही काम करेंगे जो हम पहले करते आए हैं, और वो dm जो था हमारे पास क्या था, dm डिवाइड बाई डी एल टोटल लेंथ जो लीनियर मैस डेंसिटी के लिए हम करते आए हैं, इक्वल्स टोटल मैस टाइम्स टोटल लेंथ ऑफ दिस हुप। और अगर आप देखें तो जो इसकी टोटल लेंथ है इस केस में वो क्या है, एक हमारे पास सर्कल बन रही है, और सर्कल की जो लेंथ होती है वो उसका सरकमफेरेंस होता है। तो इसका मतलब है जो एल है वो इस जो हुप का सर्कल बनता है उसका सरकमफेरेंस है, और सरकमफेरेंस उसके किसके बराबर होता है, 2 पाई टाइम्स आर। तो यहाँ पे हमारे पास जो डी एम है वो हमारे पास आता है एम डिवाइड बाई 2 पाई आर, जो उसकी टोटल लेंथ है, टाइम्स डी एल। सही है। तो डी एम को हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस वाली एक्सप्रेशन में, और जब हम इस एक्सप्रेशन में ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल्स इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम, और डी एम जो है वो है मैस डिवाइड बाई 2 पाई आर टाइम्स डी एल। और यहाँ पे अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने की है वो डिस्टेंस आर है। आर क्या होता है, ये वो डिस्टेंस है जो इस लेंथ एलिमेंट का डी एल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से होता है, और ये डिस्टेंस इस केस में फिक्स्ड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने का, क्योंकि जो ऊपर हमने दोनों प्रॉब्लम किए हैं उनमें हम देखें तो डिस्टेंस जो था ये फिक्स नहीं था, ये चेंज हो रहा था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी -b/2 से +b/2 तक, या -l/2 से +l/2 तक। लेकिन इस केस में ये फिक्स है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, यानी दिस इज़ प्योरली ड्यू टू सिमिट्री, बिकॉज इन दोज प्रॉब्लम जो हमने ऊपर किए हैं उनमें हमारे पास रेक्टेंगुलर सिमिट्री थी, यानी सिर्फ लेंथ थी या लेंथ और विड्थ थी। इस केस में जो ऑब्जेक्ट की सिमिट्री है हमारे पास वो पोलर सिमिट्री है, जिसमें हम आपके पास आर और थीटा वाले कोऑर्डिनेट्स आते हैं। ठीक है, जिसको आप सिलिंड्रिकल सिमिट्री भी कह सकते हैं। तो इस सिमिट्री की वजह से जो आर है वो फिक्स्ड हो गया है। सही है, तो अगर आर फिक्स्ड हो गया तो हमारे पास जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर आएगा, और अगर ये कैपिटल आर फिक्स्ड है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, और ये सारा क्या आ जाएगा, इंटीग्रल के बाहर। तो इस केस में हमारे पास इंटीग्रल के बाहर ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है तो ये बाहर आ जाएगा, और m डिवाइडेड बाई 2 पाई आर भी बाहर आ जाएगा। और जो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगी वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके ऊपर आएगी, डी एल के ऊपर आएगी। और डी एल जो है ये हम पहले ही देख चुके हैं कि ये सिंपली हमारे पास क्या था, टोटल लेंथ देगा जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी ये हमारे पास बन जाएगा आर स्क्वायर एम डिवाइड बाई 2 पाई आर टाइम्स एल डी एल की इंटीग्रेशन, और ये हमारे पास टोटल लेंथ देता है जो किसके इक्वल होती है 2 पाई आर के। तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर एम डिवाइड बाई 2 पाई आर टाइम्स 2 पाई आर, और यहाँ से 2 पाई आर जो है वो कैंसिल होगा, और हमारे पास जो इस हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो किसके इक्वल आएगा, एम आर स्क्वायर के। और ये वो इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट है जो होपफुली आपने अपने कॉलेज की फ़िज़िक्स में देखा होगा, और आपको शायद ये वैल्यू याद भी हो हुप के लिए, बट दिस इज़ हाउ वी प्रूव इट। सो दिस इज़ फॉर हुप, एंड लेट मी सी इफ आई can quickly solve one more problem, one more object for you, or let me see which one should I do.
मेरे पास दो चॉइसेस हैं इस लेक्चर के लिए क्विकली लेट मी सी विच वन आई शुड डू okay I will do this problem which is problem 19 actually I want to do two problems let me quickly take 10 minutes and let me quickly do these two problems so this is the first problem that I want to solve for you and you see मुझे problem ये है कि I want to solve many problems and exercises for you ताकि आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाए कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो हमें समझ भी आ गई है और ऑफ कोर्स अगर मैं आपके लिए इतने प्रॉब्लम कर सकता हूँ तो आई ऑनेस्टली बिलीव कि यू शुड बी सॉल्विंग वे मोर प्रॉब्लम्स दैट आई डू बिकॉज आई नो दीज थिंग्स और आप लोग अगर ये चीज़ें समझ रहे हैं तो आप लोगों को इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बट लेट्स क्विकली सॉल्व दिस एक्सरसाइज एंड सी इफ स्टिल आई हैव टाइम टू सॉल्व वन मोर एक्सरसाइज बट लेट्स गो विद दिस वन एंड दिस इज़ वेरी स्मॉल. So we have the statement that two particles each with mass m are fastened to each other to do a rotation axis by two rods. तो ये हमारे पास दो रॉड हैं और रॉड्स की लेंथ कैपिटल L है. ईच रॉड विद लेंथ L एंड मास m. तो रॉड की मास और लेंथ दी हुई है एज शोन इन द फिगर. The combination rotates around the rotation axis with angular velocity omega. Obtain algebraic expression for rotational inertia of the combination अबाउट दिस एक्सिस. तो ये हमारा एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है, ठीक है ये. तो इस एक्सिस के अराउंड हमने इन दो मैसेज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. और यहाँ जो पॉइंट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो रॉड्स जिनके साथ ये दो मैसेज कनेक्टेड है ना, ये बजाते खुद मैस लेस नहीं है. सो यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड्स एंड मैसेज सेपरेटली एंड देन ऐड दैम. ठीक है. सो इट्स लाइक आई एम सेइंग कि जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बनेगा, सो लेट मी राइट, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बनेगा वो क्या होगा, आई रॉड प्लस आई मैसेज. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अगर आपने टोटल लेना हो तो चूँकि हम इसको स्केलर ट्रीट कर रहे हैं सो इट सिंपली एड्स. तो पहले हम रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रॉड जो है वो हमें पता है किसी भी एक किनारे से जब लेते हैं, यानी इस पॉइंट से जब हम लेंगे तो हम ये ऊपर कैलकुलेट करके हैं. लेट मी एक्चुअली क्विकली शो यू. ये रहा, ये वाला वो सिनेरियो है. ठीक है. तो ये कितना था 1/3 ml². तो ये हमारे पास आएगा 1/3 टाइम्स m और m इस केस में 2m के बराबर है. ठीक है. जो टोटल मैस है रॉड्स की, तो ये बन जाएगा 2m और जो दोनों रॉड्स की टोटल लंबाई है वो कितनी है 2l. तो ये हमारे पास सिचुएशन बनेगी 2l². और इसको आप कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास बनता है 8/3 ml². तो ये हमारे पास रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. मैसेज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आपने कैसे लेना है, दैट इज़ इंटरेस्टिंग. और जो हमारे पास मैसेज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पहली मैस के लिए अगर आप लेंगे तो आप देखें कि ये पॉइंट मैस है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने फासले पे है, L फासले के ऊपर है. तो इसको मैं कहता हूँ आई मैसेज इक्वल्स I1 प्लस I2, क्योंकि हमारे पास दो मैसेज हैं. तो पहली मैस जो है उसका मैस m है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से L फासले पे है तो ये ml² बन जाएगा. जो दूसरी मैस है उसकी मैस तो m है लेकिन वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से 2L फासले पे है. ठीक है. तो ये 2l² बनेगा और ये हमारे पास जब आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल बनेगा 5ml². एक कैपिटल M है, एक स्मॉल m है. तो अब हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आई टोटल वो लिख सकते हैं. वो था आई रॉड प्लस आई मैसेज और रॉड का हमने कैलकुलेट किया है कितना 8/3 ml². तो 8/3 कैपिटल M कैपिटल L² प्लस जो मैसेज का हमने कैलकुलेट किया है वो m टाइम्स 5 टाइम्स स्मॉल m टाइम्स L². तो ये आपका आंसर है. अगर आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 8/3 m प्लस 5m. तो 8/3 वाला m जो है ये कैपिटल है क्योंकि ये रॉड वाला है. तो ये 8/3 कैपिटल M प्लस 5 स्मॉल m टाइम्स L². तो ये हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है इस सिस्टम का. सो दिस वाज जस्ट अ क्विक एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि आपने जो कुछ सीखा है इस चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेटेड इस वक्त तक आपने उस सारे को कैसे एट द सेम टाइम माइंड में रख के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है. एंड नाउ
One quick thing, one quick problem. It's actually exercise 20. So this is the final problem that I want to solve today. और ये exercise 20 है और इसको करने की reason ये लफ्ज़ है radius of gyration. This is a very common term जो अक्सर पूछी जाती है students से. So I wanted to just talk about it for a moment. और statement ये है, show that a solid cylinder of mass m and radius r is equivalent to a thin hoop of mass m and radius r by square root 2 for rotation about a central axis. ठीक है, तो पहले केस में आपने ये शो करना है कि एक सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब हुप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है तो उनके जो रेडियस में रेडियस जो इक्वलिटी होती है वो आर हुप और आर मैस जो है वो आर इक्वल्स आर बाई √2 के बराबर होते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग. और सेकंड केस में हमारे पूछा हुआ है कि आप रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट करें. और रेडियस ऑफ जायरेशन की एक्चुअली उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है. उन्होंने कहा है कि द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन एक्सिस, लेट मी एक्चुअली हाईलाइट दैट. सो दिस इज़ द डेफिनेशन, द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन एक्सिस at which the mass of the body could be concentrated without altering the rotational inertia of a body about that axis is called radius of gyration. So this is the definition and this was the important thing that I wanted to solve this problem for. ठीक है, और फिर उन्होंने कहा हुआ है कि ये फार्मूला जो है रेडियस ऑफ जायरेशन का इन जनरल आप प्रूफ करें, विच इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो लेट मी क्विकली शो यू. तो हमारे पास कंडीशन ये है कि आई हुप जो है वो कौन से डिस्टेंस के लिए आई सिलेंडर के बराबर होता है. और मैंने आपको सिलेंडर और हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करवाया है. सिलेंडर का होपफुली नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा कैलकुलेट, बट आप उनकी वैल्यूज़ जानते हैं, ऑफ कोर्स बुक के अंदर दी हुई हैं, या फिर आप मुझ पे यकीन रखें कि इनकी यही वैल्यूज़ होती हैं. सिलेंडर के लिए हुप में आपको प्रूफ करवा चुका हूँ. तो जो हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इक्वल होता है एम, और ये था आर, तो इसको मैं आर हुप कहता हूँ. आर हुप स्क्वायर इक्वल्स जो सिलेंडर का है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 एम आर सिलेंडर स्क्वायर. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंडीशन ये थी कि अगर उनकी मैसेज सेम है तो जो हमारे पास आर हुप है वो आर सिलेंडर के साथ ऐसे रिलेटेड हो कि उनके दरमियान ये वाला रिलेशन हो. तो हम यहाँ पे क्विकली देख सकते हैं कि आर हुप इक्वल्स आर सिलेंडर बाई स्क्वायर रूट 2. तो ये पहला पार्ट था. ठीक है, तो ये सिंपली हमें ये बता रहा है कि कौन से रेडियस के लिए, यानी जो मैस है हुप के केस में मैस जो है वो कितने फासले पे होनी चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से कि उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सिलेंडर के बराबर आ जाए. ठीक है, तो अगर सिलेंडर की मैस जो है वो आर सी फासले के ऊपर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो जो हुप की मैस है वो आर सी डिवाइड बाई 2 फासले के ऊपर होनी चाहिए. यानी हुप की मैस जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ा करीब होनी चाहिए सिलेंडर के मुकाबले में, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा. दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन. और सेकंड पार्ट में आपने रेडियस ऑफ जायरेशन का फार्मूला प्रूफ करना है, विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट हार्ड. आप सिंपली एक स्टेप में लिख सकते हैं कि अगर आर जो है ये फासला जहाँ पे मैस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इसको हम रेडियस ऑफ जायरेशन कह लें जिसको के से ज़ाहिर किया हुआ है, तो हमारे पास जो हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो क्या बनेगा, एम के स्क्वायर. और यहाँ से एक स्टेप में हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी आई डिवाइड बाई एम. ठीक है, तो एम और इसका स्क्वायर रूट, और यही वो चीज़ थी जो हमने प्रूफ करनी थी. तो रेडियस ऑफ जायरेशन जो है यानी वो केस जहाँ पे किसी भी वो पॉइंट वो फासला है एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की मैस जो है वो सारी की सारी कंसंट्रेट होती है. तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है. होपफुली एक वीडियो लेक्चर जो मेरा आइडिया है, एक लेक्चर और होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, और फिर हम फाइनल टॉपिक्स की तरफ जाएंगे जो ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम एप्लीकेशंस हैं ये रोटेशनल मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ की, यानी टॉ इक्वल्स आई अल्फा की. सो तब तक के लिए बाय बाय एंड होपफुली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.